प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का जो मॉडल पेपर निकला है 2023 का, इसका मैं फुल सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। और इसके बाद में भी अगर आप लोगों का मॉडल पेपर निकलता है सेट 2, सेट 3 या फिर सेट 3 या फिर और मॉडल पेपर अगर निकलता है कोई भी सब्जेक्ट में, तो हर मॉडल पेपर का सोल्यूशन आपको इसी चैनल में मिलेगा, न्यू क्लासेस में ही मिलेगा। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करके रख लीजिए। और देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर इकोनॉमिक्स का जो नया मॉडल पेपर निकला है उसका सोल्यूशन जल्दी से करवा दीजिए। तो देखिए, आप लोगों के लिए बिल्कुल नया मॉडल पेपर आ चुका है और वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आंसर आप लोगों को याद करके रख लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आप लोगों का अगले महीने ही एग्ज़ाम होने वाला है। और बाकी सब्जेक्ट का अगर आप लोग वीडियो और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाना होगा और मैं कुछ वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जा करके देख लीजिएगा। हर एक वीडियो आप लोगों के फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रश्नावली की एक विशेषता कौन सी नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए, जो 4 यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, इनमें से आप लोगों को बताना है कि कौन पॉइंट जो है वो प्रश्नावली से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा इस प्रश्न का। ठीक है, देखिए, प्रश्नावली की विशेषता जो है ना, प्रश्न से उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए, ये इसका राइट आंसर है। मतलब पहला जो प्रश्न है इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। अब यहाँ पर देखिए, जो दूसरा नंबर का प्रश्न है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। हर एक बार एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखना है आप लोगों को, गोटफ्राइड एकेनवाल को कहा जाता है। ठीक है, सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो गोटफ्राइड एकेनवाल को कहा जाता है। और देखिए, तीसरा नंबर का जो प्रश्न है, और इस वीडियो में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं, हर एक मॉडल पेपर में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही निकाला गया है। तो यहाँ पर देखिए कि अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। तो यह किसका कथन है, कौन अर्थशास्त्री का कथन है, तो याद रखिएगा अल्फ्रेड मार्शल का कथन है, सी ऑप्शन सही होगा। और यहाँ 4 नंबर का प्रश्न भी नोट करिए कि मुक्तातोर जो यहाँ पर दिया हुआ है कि मुक्तोत्तर प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है। तो याद रखिएगा, सही व्याख्या करना काफ़ी कठिन होता है, ये बिल्कुल इसका सही जवाब है। अगला यहाँ पर देखिए, जो 5 नंबर का प्रश्न है कि परास का अर्थ क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है आप लोगों को, परास का अर्थ होता है अधिकतम और न्यूनतम परीक्षणों के बीच का जो अंतर होता है उसी को परास कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जो अगला प्रश्न है यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न है कि लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को पुरुष और महिला 2 वर्गों में विभाजित करना। तो निम्न में से किस वर्गीकरण का उदाहरण है। यहाँ पर देखिए 4 पॉइंट जो दिया हुआ है, कौन पॉइंट बिल्कुल इसका सही जवाब होगा, तो आप लोग याद रखिएगा डी ऑप्शन जो यहाँ पर देख रहे हैं गुणात्मक, इसका सही आंसर है। अब यहाँ पर देखिए, जो 7 नंबर का प्रश्न है कि किस सारणी में पंक्ति शीर्षक को क्या कहा जाता है। किसी भी सारणी में जो पंक्ति शीर्षक होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे अवशीर्ष कहा जाता है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं 8 नंबर का कि आयत चित्र किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं। तो देखिए, संतत चर जो होता है ना, इसके लिए आयत चित्र का निर्माण होता है, आयत चित्र को बनाया जाता है, संतत चर इसका सही आंसर होगा। अब 9 नंबर का प्रश्न भी देख लीजिए कि सभी परीक्षणों के मूल्यों के योग को परीक्षणों की संख्या से भाग देने पर संख्या मतलब जो प्राप्त होता है वो भागफल आखिर क्या कहलाता है। तो देख लीजिए, समांतर माध्य उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो समांतर माध्य कहा जाता है। हर एक चीज आप लोगों को याद करके रख लेना है, एक भी प्रश्न आप लोगों को बिल्कुल भी अब नहीं छोड़ना है, चाहे वो 2019 का मॉडल पेपर से लेकर के 2023 तक के कोई भी मॉडल पेपर हो। हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल पढ़ लेना है, याद करके रख लेना है। और हर एक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन 2019 से लेकर के आप लोग याद रखिएगा, 2019 से लेकर के 2023 तक का जो मॉडल पेपर है, हर मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल में मिलेगा, न्यू क्लासेस बाय प्रभु सर चैनल में ही मिलेगा। आप लोगों को बिल्कुल भी चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना है और साथ ही बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा लेना है।
तो चलिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 10 नंबर का कि निम्नलिखित में से किस औसत गणना करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखना अनिवार्य होता है। मतलब देखिए ऐसा कौन सा औसत गणना होता है जिसको आंकड़ों का बढ़ते क्रम में रखने के लिए कौन पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही होता है। तो जो माध्यिका है ना ये इसका राइट आंसर होगा, माध्यिका जो है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आप लोग नोट करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़ों के 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो याद रखना है चतुर्थ जो यहाँ पर दिया हुआ है चतुर्थक इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए कि मानक विचलन के सापेक्ष माप को क्या कहा जाता है। तो मानक विचलन होता है, ठीक है, तो उसके सापेक्ष माप को परास गुणांक भी कहा जाता है और विचरण गुणांक भी कहा जाता है और विचलन गुणांक भी कहा जाता है। मतलब इसका जो है ना 12 का डी ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे देखिए जो 13 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस माप की गणना में परीक्षणों के औसत से विचलनों के निरपेक्ष मान को लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा माध्य विचलन से लिया जाता है, ठीक है। आगे प्रश्न नोट करिए कि यदि किसी भी आंकड़े का मानक विचलन अगर 16 दिया हुआ है और समांतर माध्य 50 दिया हुआ है तो विचरण गुणांक का मान आखिर क्या होगा। तो देखिए सिंपल तरीका से इसे आप लोग अगर सॉल्व करेंगे तो आप लोग याद रखिएगा 16/50 यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर परसेंट आप लोगों को देना है, परसेंट निकालने बोल रहा है तो यहाँ पर परसेंट मतलब दे देना है। 1 0 से 1 0 आप लोगों को हटा देना है और यहाँ पर 5 से इसको काट दीजिए 2 होगा और 16 से यहाँ पर गुना करेंगे तो 32 इसका राइट आंसर होगा। मतलब 32% इसका सही जवाब होगा। देखिए कौन ऑप्शन में मिल रहा है तो डी ऑप्शन में यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 32% है तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। आगे आप लोग नोट करिए अगला जो प्रश्न है ना 15 नंबर का कि सहसंबंध गुणांक दो चरों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध का संख्यात्मक माप होता है। तो याद रखना है रेखीय सहसंबंध जो है इसका राइट आंसर होगा। 16 नंबर का प्रश्न भी आप लोग नोट करिए कि यदि दो चरों के बीच में सहसंबंध पूर्णतः धनात्मक सहसंबंध गुणात्मक का मान आखिर क्या होगा। तो देखिए इसका जो मान होगा ना हमेशा 1 होता है। क्या होता है, हमेशा 1 होता है। 17 नंबर का प्रश्न यहाँ पर नोट करिए कि कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे कहा जाता है। तो याद रखना है यहाँ जो दिया हुआ है सी ऑप्शन स्पीयरमैन, ठीक है, स्पीयरमैन को कहा जाता है। बिल्कुल आंसर अच्छे से याद करके रख लीजिएगा क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना अगर आप लोग अच्छे से समझने लगेंगे तो हर एक क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए आसान हो जाता है और अगर समझ में ना आए तो बिल्कुल बहुत भारी लगता है फिर, ठीक है, इकोनॉमिक्स है इसीलिए। और देखिए 18 नंबर का जो प्रश्न है ना कि कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापाता है या फिर मापता है, ठीक है। देखिए ऐसा कौन सा सूचकांक जो है वो खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपभोक्ता कीमत जो सूचकांक होता है ये इसका सही जवाब है। आगे देख लीजिए अगला जो प्रश्न है ना यहाँ पर 19 नंबर का कि लेस पेयर क्या है प्रश्न में यहाँ पर। तो लेस पेयर का कीमत सूचकांक में किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो 19 का होगा डी ऑप्शन आधार अवधि के मात्रा में, ठीक है। आगे नोट करिए जो अगला प्रश्न है कि मंदों के सापेक्षित महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या कहा जाता है। तो उसे सरल सामूहिक सूचकांक कहा जाता है, सरल मूल्य अनुपात सूचकांक भी कहा जाता है और जो सी ऑप्शन है भारित सूचकांक इसे भी कहा जाता है। तो इनमें से सब इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे आप लोग नोट करिए कि अर्थव्यवस्था का, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 21 नंबर का जो प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है। तो 21 का होगा यहाँ पर कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न नोट करिए कि योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1950 में किया गया था। अगला प्रश्न आप लोग नोट करिए कि भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है। तो देखिए यहाँ जो 12वीं दिया हुआ है ना ये बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा।
मतलब 23 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए 24 नंबर का जो प्रश्न है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1991 में हुआ था। आप लोग आंसर अच्छे से याद करके रखिए, क्वेश्चन भी याद करके रखिए। अगला प्रश्न नोट करिए कि विनिवेश का उद्देश्य क्या होता है? विनिवेश का उद्देश्य आखिर क्या होता है? तो देख लीजिए, वित्तीय अनुशासन अनुशासन बढ़ाना होता है, आधुनिकीकरण में सहायता देना होता है, सरकार द्वारा आय एकत्रित करना होता है। मतलब इसका डी ऑप्शन सही होगा। आगे नोट करिए, अगला जो प्रश्न है ना कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTE मतलब WTO की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह जो प्रश्न है ना इस बार आप लोगों को फाइनल एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। भले ही वहाँ पर हल्का से चेंज कर दे या कि डायरेक्ट आप लोगों को पूछ दिया जाए कि WTO की स्थापना कब हुआ था, तो जब तक आप लोग उसका डिटेल्स में नहीं समझेंगे कि विश्व व्यापार संगठन होता है तब तक फिर उसका जवाब आप लोग नहीं दे पाएंगे। तो देखिए 26 नंबर का जो आंसर होगा ना वो 1995 होगा, यानी कि WTO की स्थापना कब हुआ था, कौन से साल में? तो 1995 में हुआ था। तो 26 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न नोट करिए कि ग्रामीण जनता की आजीविका का मुख्य आधार क्या होता है? मतलब कि ग्रामीण जनता जो होता है उसका आजीविका का मुख्य आधार क्या होता है? तो देखिए कृषि जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ग्रामीण जनता के लोगों के लिए कृषि काफ़ी मुख्य आधार होता है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। आगे नोट करिए, जो 28 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो याद रखिएगा, कपास के लिए सबसे बड़ा अगर उत्पादक देश में कहा जाए तो भारत इसका राइट आंसर होगा। मतलब 28 का डी सही होगा। अगला प्रश्न नोट करिए कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी कि आप लोग नाम तो जरूर सुने होंगे कि जो नरेगा वाला काम जो मिलता है, ठीक है। तो नरेगा वाला काम आखिर कौन से साल में पारित किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 29 का आंसर होगा 2005। नरेगा का या फिर मनरेगा का जो काम आया था ना 2005 में आया था, ठीक है। और आप लोग हमें कमेंट करके इस चीज़ को ज़रूर बताइएगा कि मनरेगा हो चाहे नरेगा हो उसमें कितना दिन काम मिलता है, कितना दिन काम मिलता है, इस चीज़ को बिल्कुल भी आप लोग कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर जो आप लोगों के लिए है कि निम्न में से कौन सा मानव पूंजी नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो 4 ऑप्शन में आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो मानव पूंजी का नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना कंप्यूटर जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, 30 का बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न नोट करिए कि मानव विकास है, तो मानव विकास क्या है? देखिए मानव विकास क्या होता है? एक साधन होता है और एक साध्य भी होता है। मतलब इसका सी ऑप्शन जो आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, जो 32 नंबर का प्रश्न है कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के रूपांतरित होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी होता है? तो देखिए यहाँ जो डी ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं ना इनमें से सभी, तो इनमें से सब इसका राइट आंसर होगा। मतलब परिवहन का विकास, शहरीकरण और यहाँ पर सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल तीनों ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, जो 33 नंबर का प्रश्न है ना कि आधारिक संरचना के अंतर्गत में आता है, तो आधारिक संरचना के अंतर्गत में कौन वाला आएगा? तो देखिए बिजली भी आएगा, सिंचाई भी आएगा और सड़कों का निर्माण भी आएगा। मतलब डी ऑप्शन जो आप लोग देख रहे हैं 33 का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, जो अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बार आप लोगों को यह प्रश्न फाइनल एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। जितना मैं बोल रहा हूँ ना उतना ज़रूर आएगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो हुआ था 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में हुआ था। इसका आंसर आप लोग याद करके रख लीजिएगा। और अगला प्रश्न भी यहाँ पर देखिए कि ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है
या फिर कम होता है या फिर उनके बराबर में होता है या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो आप लोग बिल्कुल भी याद करके रखिएगा कि ग्रामीण श्रम बल का अनुपात जो होता है ना, शहरी श्रम बल की तुलना में काफ़ी अधिक होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। अब देखिए 36 नंबर का जो प्रश्न है आप लोगों के लिए कि ईंट निर्माण का कार्यरत व्यक्ति के रोजगार को आखिर क्या कहा जाता है। जो ईंट निर्माण करते हैं, जो ईंट बनाते हैं, आखिर वैसे रोजगार को क्या कहा जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दिहाड़ी मजदूर। क्या होगा? दिहाड़ी मजदूर होगा, जो मतलब दिन में जो काम करता है ना, जैसे कि एक दिन काम किया तो एक दिन का पैसा वो शाम में ले लेगा, तो उसी को दिहाड़ी मजदूर कहा जाता है। तो 36 का यहाँ जो सी ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल इसे टिक लगा लीजिए। अगला जो प्रश्न है ना कि इनमें से कौन सा ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत का है। यहाँ पर देखिए गैर परंपरागत स्रोत का है, तो 37 का यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं ना सौर ऊर्जा, बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। अब यहाँ पर देखिए 38 नंबर का जो प्रश्न है कि इनमें से कौन सा स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक है। देखिए स्वास्थ्य के लिए मतलब हेल्थ के लिए निर्धारक सूचक कौन वाला होगा। तो 38 का यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं ना शिशु मृत्यु दर, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो 39 नंबर का प्रश्न है कि जैविक खाद को खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है। तो जैविक खाद को खेती के लिए सबसे अच्छा इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसमें जो है ना रासायनिक पदार्थ नहीं मिला हुआ रहता है, इसलिए सबसे बेस्ट माना जाता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है और यह वीडियो का बिल्कुल अंतिम प्रश्न है और इस सेट का भी अंतिम प्रश्न है। यहाँ जो दिया हुआ है ना कि सार्क का गठन कब हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद करके रखिएगा। यहाँ जो सार्क दिया हुआ है ना, सार्क मतलब वो सार्क आप लोग नहीं सोचिए जो मछली वाला सार्क होता है। यहाँ पर सार्क जो है ना एक प्रकार की योजना है, एक प्रकार का गठन है, एक प्रकार का समूह है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। सार्क जो है ना, सार्क का गठन आखिर कब हुआ था। तो 8 दिसंबर 1985 में हुआ था। आंसर आप लोग अच्छे से याद करके रखिएगा। तो यही था आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इसके बाद में भी आप लोगों को काफ़ी सारा वीडियो मिलता रहेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रश्न से संबंधित अगर मन में कहीं पर भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।